Live, a platform to sharing your thoughts. You are watching City Line. मैं मनीषा जांगिड़ और मैं रक्षिता शेखावत हमारी गुरु माँ श्रीमती श्वेता गर्ग जी की शिष्याएं आप सभी का पिंक फेस्ट फेस्टिवल में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के हमारे कार्यक्रम पिंक फेस्ट में चर्चा का विषय शास्त्रीय संगीत व नृत्य हमारी धरोहर है, संस्कार है और संस्कृति है। शास्त्रीय संगीत गायन, वादन एवं नृत्य का अद्भुत समागम है। इन तीनों कलाओं का आपसी संबंध गहरा है, जिसकी जड़ें नाट्यशास्त्र से है। नाट्यशास्त्र को रंगमंच का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत जो शास्त्र संबंध एवं शास्त्रानुशासिक होता है, इन्हें तकनीकी वाक्य और निष्पादन के कारण अत्यधिक विकसित माना जाता है। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है। इस समय इस समारोह में बड़े गुरुजन अपना मूल्यवान समय निकालकर हम सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। वैसे मैं उनके विषय के बारे में बताने के लिए छोटी हूँ, परंतु ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उन्हें सुनने का मौका मिलेगा। कथक नृत्य की जानी मानी वरिष्ठ गुरु डॉक्टर शशि सांखला जी मैम हमारे बीच उपस्थित हैं। राजस्थान के सन सिटी जोधपुर में जन्मी आपने अपना कथक प्रशिक्षण प्रसिद्ध कथक गुरु पंडित मूलचंद जी गोमती जी के मार्गदर्शन में शुरू किया। जोधपुर में राष्ट्रीय कला मंडल में और फिर 1978 में जयपुर कथक केंद्र में कथक नृत्य के रूप में और 28 वर्षों तक उस संस्थान में सेवा की और 2006 में आचार्य के रूप में सेवानिवृत्त हुई और 2006 में सेवानिवृत्त होने के पश्चात वर्तमान में आपने गीतांजलि म्यूजिक सोसाइटी जयपुर में कथक प्रशिक्षण कर रहे हैं। आपने कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा नाटक अकादमी राजस्थान 2001 में शामिल हैं। 2008 में भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी के द्वारा अशोक गहलोत और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार नई दिल्ली। अब मैं प्रेरणा श्रीमाली जी मैम का प्रणाम करती हूँ। प्रेरणा श्रीमाली जी मैम कथक के जयपुर घराने की वरिष्ठ नृत्यांगना हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में जन्मी श्रीमती प्रेरणा श्रीमाली जी को जयपुर में गुरु श्री कुंदन लाल जी गंगानी जी द्वारा कथक नृत्य की शिक्षा दी गई। आपने कई प्रस्तुतियों की कोरियोग्राफी भी की है और कई अंतर्राष्ट्रीय नृत्य सेमिनारों और सम्मेलनों में भाग लिया है। आपने गंधर्व महाविद्यालय और श्री राम भारतीय कला केंद्र में युवा नर्तकियों को प्रशिक्षण भी दिया है। आपने कथक केंद्र दिल्ली के रिपीटर चीफ के रूप में कार्य किया है और बाद में 2012 से 2017 तक कथक केंद्र दिल्ली में वरिष्ठ गुरु के रूप में कार्य किया है। श्रीमती प्रेरणा श्रीमाली जी को राजस्थान संगीत अकादमी पुरस्कार और राजीव गांधी फाउंडेशन के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको कथक नृत्य में योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2009 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
जीत सर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और मुझे इसका एक हिस्सा बनाया है, तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी बड़े गुरुजनों को मैं प्रणाम करती हूँ मैम। और मेरे लिए बहुत प्लेजर की बात है कि मैं बहुत ही एक छोटी कलाकार हूँ और आज आप सभी गुरुजन ने मुझे अनुमति दी है कि मैं आप लोग के साथ मंच साझा कर रही हूँ, तो मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ मैम। और आज हम लोग सभी शास्त्रीय संगीत, नृत्य, इस विधा से सभी हम लोग जुड़े हुए हैं, जो कि हमारी संस्कृति है, संस्कार है, हमारी धरोहर है। तो आज यही हमारा चर्चा का विषय है। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर शशि सांकला मैम से मेरा क्वेश्चन है मैम कि कैसे युवा आजकल विदेशी शैली की नृत्य पद्धति को नृत्य पद्धति से प्रभावित हो रहे हैं और कैसे उन्हें हमारी धरोहर, शास्त्रीय संगीत और नृत्य को समझाने और संबोधित करने के लिए सक्रिय बनाया जा सकता है। तो मैम इस पे अपने आप विचार बताएं। उपस्थित श्रोतागणों को और जो हमारे आज के युवा प्रतिनिधि हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा आयोजन रखा है। प्रश्न जो मुझसे किया गया है उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल जो नए, आवाज़ नहीं आ रही है आवाज़? आजकल युवा पीढ़ी जो है वो बहुत जल्दी ही आकृष्ट हो जाती है पाश्चात्य नृत्य की ओर या अन्य शैली। तो उसके पीछे एक कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि वो आसान है, क्योंकि उसमें कोई नियमों की पालना नहीं होती। और जब हम शास्त्रीय नृत्य की ओर जाते हैं या शास्त्रीय संगीत की ओर, तो नियमों का पालन करना पड़ता है। गुरुओं के प्रति श्रद्धा, सम्मान, अपने बराबर के लोगों के लिए प्यार, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आजकल के युवा जो लोगों में होना चाहिए, लेकिन वो जल्दी ही उनको प्राप्त हो जाए। जैसे आज पूछते हैं कि कितने दिन में कथक सीख लेंगे मैम, बिल्कुल मैम, ये क्वेश्चन तो ये कुछ दिनों की शिक्षा नहीं है, इसके लिए हमें कई वर्ष लग जाते हैं। जैसा कि अभी पहले भी जो चल रहा था कि वेदों से ये आया है, तो इसमें मैथ्स भी है, तो संस्कृति भी है और इसी में ही संगीत भी है। तो जब वेदों का हम नाम लेते हैं तो हमारा कथक नृत्य तो नाट्य शास्त्र जैसे पंचम वेद जो हम मानते हैं वहाँ से प्रारंभ हुआ है। तो उस तक पहुँचने के लिए बच्चों को उसकी जानकारी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इसके लिए एक आंदोलन जैसा हमें करना पड़ेगा कि बच्चे समझें। और जैसे ये इस तरह के ऑर्गेनाइज किया है वो भी है, तो उन्हें पता चले कि आसान चीज़ सीखना अच्छी बात है, लेकिन ये हमारी संस्कृति है, वो हमारी संस्कृति की जो जड़ है उसको छोड़ रहे हैं। वो जड़ रहे और आप कुछ भी कीजिए, चाहे आप थोड़ा समय सीखिए, थोड़ा समय सीखिए या आइए या देखिए, तो उससे उनको पता चलता है कि इसमें कुछ तो है बात। जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप पेरेंट्स के रूप में जुड़ें, चाहे आप भाई बहन के रूप में जुड़ें, आप नहीं कर पाए, आप अपने बहन से या भाई को कोई संगीत की विद्या दें। देखिए, अगर हम बात करते हैं साउथ की, तो हर घर में एक बच्चा चाहे बांसुरी वादन सीखे, मृदंगम सीखे, वायलिन सीखे, वीणा सीखे, तो वो क्यों? इसीलिए कि उनका मानसिक जो चिंतन है, वो कंसंट्रेशन पावर बढ़ती रहती है
और उसके आगे वो जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो बहुत जल्दी से प्राप्त हो जाता है ना, जी जी। जैसे हमारे लोक नृत्य भी हैं, तो लोक नृत्य जल्दी प्राप्त हो जाता है, ग्रुप बना के खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस विधा में अपनी पूरी आयु समर्पित करनी पड़ती है, और तब भी ऐसा लगता है कुछ नहीं आता है। जी जी, साधना है ये तो, ये पूरा साधना तपस्या है, साधना और है। तपस्या है, जी। जो जैसे ऋषि मुनि की बात हम जब करते हैं जी तो वही चीज है कि घंटों इसको साधना पड़ता जी जी जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं गुरु प्रेरणा मैम से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, कुछ अपने विचार आप बताएं मैम। मैं पहले आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार। जो आज का सब्जेक्ट है, शास्त्रीय कलाएं हमारी धरोहर, जी उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी ज़रा सा, कि हमें ये समझने की ज़रूरत है सबसे पहले कि दो चीज़ें होती हैं, सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है? सभ्यताएं वो हैं जो आती हैं और उसके बाद में ज़मींदोज़ भी हो जाती हैं। संस्कृति वो है जो बदलती रहती है, परिवर्तनशील है, पर चलती रहती है। सभ्यताएं ज़मींदोज़ हो जाती हैं क्योंकि उनका पालन पोषण उस तरह नहीं होता और रूढ़िगत हो जाता है। संस्कृति वो है जो परिवर्तनशील है और उसे हम, वो प्राकृतिक रूप से उसका विकास नहीं होता है, उसका विकास चिंतक और कलाकार ही कर पाते हैं। सांस्कृतिक धरोहर जो है, वो सांस्कृतिक धरोहर कलाओं के माध्यम से आप तक पहुंचती है, चाहे वो फिर कोई भी कला हो, शिल्प कला हो, चित्रकला हो, साहित्य हो, संगीत हो, नृत्य हो, कुछ भी हो, काव्य हो। हम सभी जानते हैं कि कितनी सारी ऐसी भाषाएं हमारे देश में थीं, पाली, प्राकृत वगैरह, जो सब खत्म हो गई क्योंकि हमने उसे यूज़ नहीं किया, हमने उसे इस्तेमाल नहीं किया। संस्कृति जो है उसे हम पालते पोसते हैं, हमारे माध्यम से वो पलती पोसती है, बड़ी होती है, और उसे फिर हम अगली जनरेशन को देने की कोशिश करते हैं। शास्त्रीय कलाएं जो हैं वो, संस्कृति बिल्कुल वैसी जैसे इससे पहले वाले सेशन में बात हो रही थी कि फ्लोइंग रिवर है, नदी की तरह बह रही है, और वो परिवर्तनशील है, फिर भी वो जिंदा है। आज अगर मैं कथक डांसर हूँ, मैं अगर 50 साल पहले के किसी नर्तक को हम देखेंगे तो हम सोचेंगे कि हमारा नृत्य उससे बदलता चला गया, तो वो जो बदलता चला गया फिर भी आज वो कथक ही है और वो जिंदा है। तो ये सांस्कृतिक धरोहर है, ये धरोहर हम कैसे अगली पीढ़ी को देते हैं, ये इम्पॉर्टेंट बात है। और इसलिए जैसा शशि दीदी ने कहा कि युवा लोगों को सिखवाने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। और जैसा आपने सवाल किया, क्योंकि मुझे इसका फॉर्मेट ही नहीं मालूम था कि ये हम बातचीत में क्या करेंगे, आप सवाल करेंगी या हमें कुछ कहना है, इसलिए मैंने अपनी 2 लाइन में अपनी बात कही है। अब आप मेरे से सवाल करिए जो भी कहना है। तो क्योंकि मैम एक क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि रियाज की क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आजकल मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्ट मतलब बहुत ही वीक है, मतलब बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जैसे मतलब चाहे उनका टाइम टेबल बिजी रहते हैं या अदर एक्टिविटीज़ में वो लोग होते हैं। मैं तो ऐसा मानती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है जी। और आज भी युवा हैं ऐसे हमारे सामने जी जो बहुत कड़ी मेहनत करना चाहते हैं और करते हैं। जी। फ़र्क ये पड़ता है कि आप उन्हें कैसे गाइड करते हैं, उन्हें निर्देशन क्या मिलता है। जी 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 जी। क्योंकि जैसे मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जिसमें नृत्य और संगीत का कोई मतलब नहीं है, पर वो हमारे गुरुजन थे जिन्होंने ये कीड़ा हमारे दिमाग में डाल दिया। क्या इतनी सामर्थ्य हम में है कि हम अगली पीढ़ी में वो जर्म्स डाल सकें? क्योंकि रियाज करना भी सिखाया जाता है, वो गुरु के निर्देशन में होता है। गुरु आपको सीधे नहीं कहते कि आप भाई बेटा रियाज करना है, पर वो कहीं से आपके अंदर वो संस्कार आ जाता है, जैसे कि माँ बाप से संस्कार आते हैं, बिल्कुल उसी तरह आता है। तो वो संस्कार है, और आज भी युवा पीढ़ी है जो बहुत मेहनत करना चाहती है और मेहनत करती है। आप उसे अगर सही गाइडेंस देते हैं, ये सही बात है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस हैं पहले से ज़्यादा आपको सोशल मीडिया आपके सामने है, आपके सामने एक बड़ा एक्सपोजर है, और एक बटन क्लिक करने से आपके सामने सारी एक अलग दुनिया खुल जाती है, जिस दुनिया के लिए शायद आप तैयार ही नहीं हैं।
शास्त्रीय कलाएं जो हैं वो हमारा रिफाइनमेंट है। सब चीज़ें लोक से आई हैं, सारी चीज़ें लोक कलाओं से आती हैं, लोग हमारी जड़ें सारी वहाँ हैं। और वो जैसे जैसे आप रिफाइनमेंट करते जाते हैं, जैसे जैसे आप अपने में सुधार करते चले जाते हैं, अपने को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, आपने कभी भी ध्यान देंगे आप तो जिस व्यक्ति ने संगीत या नृत्य नहीं सीखा है वो बेधड़क होके नाच लेगा, बेधड़क होके गा लेगा। मेरे एक मित्र थे जो फिल्मों में बड़ा नाम है, वो कहते थे मैं तो भीमसेन जी को भी गाना सुना के आ जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी सीखा नहीं। क्योंकि आप जैसे ही सीखते हैं आप में अवेयरनेस आती है, सीखने के साथ ही आप में अवेयरनेस आती है और आप थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं, आपको समझ में आता है कि आपको क्या नहीं करना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि शास्त्रीय कलाएं जिस तरह से आप अगली पीढ़ी को देंगे उसके पहले आप खुद समझ लें उसको कि आप उसे क्या देना चाहते हैं। मैम प्रेम तबे मैम, आप संगीत और नृत्य दोनों आपने विधाएं में आप पारंगत हैं मैम। तो जो विदेशी सभ्यता है आज के, तो आपको दोनों में मतलब बच्चे किस तरीके से उससे प्रभावित हो रहे हैं? आपको ऐसा लगता है गायन में भी मतलब बच्चे इस ओर ज़्यादा है या नृत्य की तरफ ही ज़्यादा उनका रुझान है पाश्चात्य पद्धति को लेकर? जी, आप सबको मेरा प्रणाम और इस सुंदर कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए आयोजकों का बहुत बहुत आभार। मैं पहले तो जो प्रश्न शशि जी से पूछा गया था उसके बारे में मेरे जहन में कुछ बात है, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। प्रश्न था कि युवा पीढ़ी को किस तरह से क्लासिकल म्यूज़िक और क्लासिकल डांस की तरफ आकर्षित किया जाए। उसके लिए मेरा अपना सुझाव है कि एक तो हमारे यहाँ युवा नहीं बन जाता है एकदम, बच्चे से बड़ा होता है फिर युवा बनता है। ज़रूरत इस बात की है कि शास्त्रीय संगीत और नृत्य सभी स्कूलों में ज़रूरी होना चाहिए। वहीं से बच्चे में बीज पड़ेगा कि वो डांस सीखेगा क्लासिकल और क्लासिकल गाना सीखेगा, जो हमारे यहाँ नहीं है। अगर आप छानबीन करें तो आपको पता लगेगा कि बहुत ही इन्हें गिने स्कूलों में क्लासिकल म्यूज़िक है और डांस तो है ही नहीं। डांस की तो बात ही छोड़ दीजिए, कहीं सब्जेक्ट नहीं है। तो कैसे युवा तो देखते हैं वेस्टर्न उछल कूद को, तो वो उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए ज़रूरी ये बात है कि हमें सभी स्कूलों में, और उसके बाद कॉलेजेस आएंगे, विद्यालय महाविद्यालय, उसमें विषय होना चाहिए कंपलसरी कि इनको क्लासिकल डांस और म्यूज़िक सिखाया जाएगा। दूसरा मेरा ये इस बारे में सोचना है कि जो युवा वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, इसमें पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी भूमिका है कि वो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार, क्योंकि हमारा क्लासिकल म्यूज़िक और डांस सिर्फ म्यूज़िक डांस नहीं है, वो पूरे संस्कार वाला एक विषय है जो बच्चे को संस्कारित करता है। पूरी सभ्यता उसमें नज़र आती है, पूरा देश का कल्चर उसमें नज़र आता है। तो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो सिर्फ ये ना करें कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, और अगर बच्चे में ये एप्टीट्यूड है कि वो क्लासिकल डांस सीखना चाहता है, गाना सीखना चाहता है, उसे मोटिवेट करें पेरेंट्स कि हाँ तुम यही करो। वो बच्चा उसी में युवा होकर तरक्की करेगा। तीसरा मेरा सुझाव ये है इसमें कि जो सरकार की तरफ से चैनल्स चल रहे हैं टीवी पर, उसमें एक भी चैनल ऐसा नहीं है कि जिस पर क्लासिकल म्यूज़िक और क्लासिकल डांस आता हो। पहले इनसिंक नाम से एक चैनल था, वो भी अब ख़त्म हो गया बिल्कुल। तो ज़्यादातर बच्चे टीवी देखते हैं ज़रूर, कहाँ से संस्कार आएंगे? अगर वो देखें कि क्लासिकल म्यूज़िक ऐसा होता है, क्लासिकल डांस ऐसा होता है, तो उधर वो जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। उनमें इच्छा जागृत होती विषय को सीखने की। अभी जो 2020 की नई शिक्षा नीति आई है, वो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि बहुत ही खुशी की बात है कि उसमें शास्त्रीय संगीत और नृत्य को जोड़ा गया है और हर एक फैकल्टी का व्यक्ति म्यूज़िक सीख सकता है। इवन एक MBBS का स्टूडेंट भी म्यूज़िक सीख सकता है, इंजीनियरिंग का भी सीख सकता है, कॉमर्स का व्यक्ति भी सीख सकता है। अगर वो उसी रूप में लागू होता है तो युवाओं को शास्त्रीय संगीत और नृत्य की तरफ भेजने का, उनको आकर्षित करने का
एक बहुत बड़ा माध्यम होगा अगर नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो जाती है। अब जो मुझे श्वेता जी ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या ये जो झुकाव शास्त्रीय नृत्यों से हटकर वेस्टर्न नृत्यों की तरफ है वो संगीत में भी है क्या? बिल्कुल है। आप देखेंगे ज़्यादातर जो परिवार अपने आप को मॉडर्न कहते हैं उनके घरों में वेस्टर्न रिकॉर्ड्स ये सुनेंगे आप कि बच्चे वो बजा के इंग्लिश म्यूजिक उस पर अंदर डांस करते रहते हैं, वो सुनते रहते हैं। तो यहाँ भी पेरेंट्स की भूमिका है कि वो उनको रोकें कि हमारा संगीत सुनो कितना मधुर है, कितना रस युक्त है, हमारा नृत्य कितना अच्छा है। तो इसलिए बदलाव तो गायन में भी आ ही रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ नृत्य में आ रहा है, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी सुझाई है आपको, वो अगर होती हैं तो शायद बच्चा ज़रूर हमारे, क्योंकि हमारा संगीत, शास्त्रीय संगीत की बात करूँगी मैं विशेषकर, और हमारा शास्त्रीय नृत्य और विशेषकर कथक, क्योंकि मैं उसके विद्यार्थी हूँ कथक नृत्य की, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विधाएं हैं, भारतीय संगीत और भारतीय नृत्य। तो उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर उन्हें समझ में आने लग जाए कि ये क्या है, व्हाट इज़ क्लासिकल म्यूज़िक, व्हाट इज़ क्लासिकल डांस, तो ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि वो वेस्टर्न की तरफ भागे। जी मैम, बिल्कुल। मैं यहाँ पे जितने भी युवा बैठे हैं, मैं उनको, मुझे पूरा विश्वास है कि इतने बड़े गुरुजनों का आप लोग आज एक चर्चा आप सुन रहे हैं, तो उसको हम सभी उसको हम फॉलो करेंगे। और दीदी, आपके क्या विचार है? अभी जैसे आप युवा वर्ग को आप सिखा रहे हैं, तो वो कितने कनेक्ट है विदेशी पद्धति से, या इक्वल लगता है आपको कि भी हाँ, क्योंकि क्या दोनों विधाएं ठीक है? मतलब मेरे को लगता है सीखना सब, डांस तो सभी मतलब करना चाहिए, लेकिन उसका जो मतलब विदेशी पद्धति हावी नहीं हो हमारे शास्त्रीय नृत्य या संगीत पर, तो ऐसा मानते हैं? सभी को नमस्कार, मेरे वरिष्ठों को प्रणाम। और वैसे तो तीनों ने ज़्यादातर मुझे लगता है सारे बिंदुओं को यहाँ पर बता ही दिया है, पर फिर भी मैं अपना एक इसमें वही चीज़ को, सारे बिंदु कवर हो चुके हैं। किंतु मैं ये कह सकती हूँ कि जैसा तुमने कहा, नृत्य कोई भी, विदेशी नृत्य भी कोई बुरा है ऐसा नहीं है। हम बैले अगर देखेंगे या जिसको वो विधिवत तरीके से जिसको वो सीखते हैं या करते हैं, तो वो भी सुंदर ही है अपनी जगह पर, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी संस्कृति हमारी है, हमारी जड़ है। आज हम जो भी खाना खाते हैं, जो अभी वापस ये प्रचलन में आ रहा है, जैसे कि आप जो लोकल खाना है वो खाइए, वो आपके शरीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आपकी पूर्वजों ने भी वही खाया था और आपके कोशिकाएं उसी को सपोर्ट करती है। तो आप जो आपकी जड़ से निकला है वो ही आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। ये हर स्तर पे ये चीज़ लागू होती है जी, ऐसा मुझे लगता है। और जैसा कि प्रेम दवे जी ने कहा कि हमारा जो संगीत और नृत्य है, ये शायद दुनिया का सबसे इवॉल्व्ड उच्चतम संगीत है। मतलब इसमें जो विचार हुआ है और जितना काम हुआ है और जितना सूक्ष्मता तक हुआ है जी, उतना शायद दुनिया में शायद क्या नहीं है संगीत के क्षेत्र में, तो कह ही सकते हम संगीत और नृत्य के। तो किंतु मुझे ऐसा लगता है विदेशों से भी ज़्यादा अगर हम बॉलीवुड शब्द को यहाँ ले आए, तो शायद ये बॉलीवुड का जो बहुत अभी पगड़ा बहुत ज़्यादा हमारे गायन वादन नृत्य पे हो रहा है, उससे बहुत ज़्यादा। और ये क्या है कि उससे बहुत जल्दी प्रसिद्धि और पैसा और सारी चीज़ें जो बहुत जल्दी मिलने का एक उससे एक रास्ता है, तो वो इस वजह से मुझे लगता है कि वो इसमें जैसे कि बहुत जाहिर है कि स्कूल लेवल पे होना चाहिए, घर में होना चाहिए। मैं जब छोटी थी, मुझे याद है मेरे फादर को एक छाया गीत करके प्रोग्राम आता था टेलीविज़न पे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो हम लगाएं और देखें। हमारे घर में क्लासिकल रिकॉर्ड्स का पूरा एक कलेक्शन उनका होता था और वो समय समय पे उसको चलाते थे। कोई दिन जैसे कोई फेस्टिवल है तो ये सुबह कौन सा राग चलाना है, लगाना है, तो हमारे घर में संगीत बजता था। जी। तो वो संस्कार
घर में भी उसका महत्व है, क्योंकि हमारे पास तो बच्चे 5, 6, 7 साल की उम्र के बाद आते हैं, और वो भी हफ्ते में 2 या 3 दिन आते हैं। बाकी समय तो उनका जो उसके पहले का समय तो उनका अपने परिवार के साथ ही गुजरता है या स्कूल में गुजरता है सबसे ज़्यादा समय। तो स्कूली लेवल पे ये होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्कूलों का विदेशीकरण हो चुका है जो हमें दिखता है। हमें युवा वर्ग रियाज कर रहा है, लेकिन क्यों, परंतु ये जो एक फैक्टर आ चुका है, इसकी दखल लेने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल दीदी। मैम, शशि मैम, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि पहले जो शिक्षा का प्रचार प्रसार संगीत का होता था गुरुकुल के माध्यम से, तो आज के समय में गुरुकुल तो मैम नहीं रहे हैं, तो शिक्षा में, उनकी संस्कृति में, सीखने के अंदाज में मैम क्या फ़र्क आया कि जब पहले गुरुकुल हुआ करते थे और आज नहीं है, तो उसमें जो शिक्षा का जो शिक्षा की ट्रेनिंग बच्चे ले रहे हैं, तो उनमें क्या अंतर आया सीखने या समझने या गुरुओं को सिखाने में, वो क्या डिफरेंस है मैम? सदियों पहले जब गुरुकुल हुआ करते थे जी, तो उसमें मैं ये सोचती हूँ कि हर समय एक ही विषय चिंतन का रहता था जी, संगीत और संगीत और संगीत। आज के संदर्भ में क्या है कि समय नहीं है। जी, कुछ समय के लिए बच्चा या कोई शिष्य आता है और जब वो देखता है कि इतने समय में मैं ये नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो बैकआउट भी हो जाते हैं। मतलब ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। 100 बच्चे एडमिशन होते हैं, उसमें से 2 बच्चे आगे एमए के लिए जाते हैं जी। ये ड्रॉप आउट रेट है, क्योंकि आपको पढ़ाई भी करनी है तो आप मॉन्टेसरी से शुरू करते हैं, प्रेप से, और 12th तक तो आपको 12-15 साल तो स्कूल में लगाने पड़ते हैं जी, तब आपको कुछ हासिल होता है। वो भी एक स्टेज है उनकी कि हाँ, यहाँ तक हम आ गए, आगे अब यहाँ से चलना है। तब वो कॉलेज में जाते हैं जी, कॉलेज में उनकी पढ़ाई होती, लिखाई होती है। वहाँ वो समझते हैं कि जो अभी तक पढ़ा वो तो कुछ था ही नहीं। अब माइन्यूट तो ये है, जब साइंस की बात होगी तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे कि तना क्या कहता है, तो मालूम ही नहीं है। और उसके आगे जब आप एमए करेंगे, रिसर्च करेंगे, देन यू विल कम टू नो कि अच्छा ये सब तो तब पता होता तो कितना अच्छा होता। जी जी, तो ये तो ज्ञान का सागर है। तो गुरुकुल में तो फिर भी चर्चाएं इसी चीज़ की होती थी और घंटों रियाज होता था, और गुरु के प्रति विश्वास बहुत बड़ी चीज़ थी कि जो गुरु कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और वो जिस तरह से फॉलो करवाते थे अपने शिष्य शिष्याओं से, वो भी एक बहुत ही एक अच्छा रोचक मैं सुना देती हूँ। जब शिष्य पूछते थे, गुरुजी मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो गुरुजी ने कहा, क्या कहो गुरु, कुछ तो इसका जवाब दीजिए आप। तो कहे कि बेटा फेरी नहीं, तो जी फेरी नहीं, फेरी का यहाँ अर्थ है रिपीट करना। बार 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 तुमने उसको याद नहीं किया। हर एक संगीत नृत्य, हर एक की एक भाषा होती है, अब उस भाषा को आपने रिपीट नहीं किया तो आप उसमें माहिर कैसे हो सकते हैं। और वक्त पड़ने पर आपको वो चीज़ याद नहीं रहती। आजकल जैसे लिख लेते हैं, या हम खुद कह देते बेटा लिख लो, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा, आप आओगे तो भूल जाओगे, तो एक रजिस्टर मेंटेन करो, यू शुड राइट दिस, ये वो। लेकिन उस ज़माने में मुझे याद है, और शायद प्रेरणा को भी पता है ये बात, कि कुछ लिखते थे हम
क्योंकि स्कूल में आदत थी कि लिख लो, तो हम लिखते थे। गुरुजी कहते हैं यहाँ आना, क्या कर रही हो, वो हाथ में क्या है, सर कॉपी है, आ जाओ। और जब हम जाते तो कहे अच्छा इसमें क्या है, क्या लिखा है, कि सर आपने अभी जो बताया, तो मैंने सोचा मैं भूल नहीं जाऊं, तो मैंने इसको लिखा। तो क्या अच्छा लिख लिया, ये लो, वहीं फाड़ के फेंक देते थे। कि विद्या यहाँ कंठ की होनी चाहिए, जितना आप बोल सकते हो, बता सकते हो, कर सकते हो, जो आपको याद है वही आप बोलेंगे। तो विद्या कंठ की है, तो तुमने फेरी नहीं, इसलिए तुम्हें याद नहीं है। तो विद्या का असर इतना है कि आप जब तक उसको समझेंगे नहीं तो आप याद नहीं करेंगे, और याद नहीं करेंगे तो उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो विषय क्या था? मैम पहले जो शिक्षा का विकास होता था वो गुरुकुल यस होता था जी। तो इसलिए अब क्या समय हो गया है कम, तो वो उतना नहीं कर पाते हैं, अपना डिवोट नहीं कर पाते। मैं यही कहना चाहूँगी कि समय तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप साइंस पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, इंजीनियर बनो, कुछ भी करो, लेकिन किसी भी विधा में जाने के लिए समय आपको देना पड़ता है, और उस समय को निकालना भी आप ही को पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। गुरु मैम, प्रेम दवे मैम से मेरा एक क्वेश्चन है मैम आपसे। मैम नाट्य शास्त्र में संगीत, गायन, वादन, नृत्य तीनों कलाओं को माना जाता है, लेकिन एक जनरल हम किसी से बात करते हैं तो हम बोलेंगे संगीत, तो वो संगीत क्या समझते हैं, गायन, और नृत्य को वो अलग मानते हैं। तो पर मैम दोनों मिली हुई हैं विधाएं, तो ये किस तरीके से मैम मतलब इनको हम संजो के रख सकते हैं, या इसको किस तरीके से हम डिफाइन करें कि संगीत में ही तीनों ही हैं? जी। पहली बात तो ये है कि ये जो परिभाषा बताइए कि गायन, वादन और नृत्य तीनों को संगीत कहते हैं, वो नाट्य शास्त्र के युग में नहीं थी। नाट्य शास्त्र पहली और दूसरी शताब्दी की बात है। उस काल में संगीत को, गाने को यानी गांधर्व कहा जाता था, उसके लिए संगीत टर्म नहीं थी। और नृत्य, नाट्य, क्योंकि नाट्य शास्त्र नाट्य का ग्रंथ है, उसी के कुछ चैप्टर्स एक्सक्लूसिवली गाने के हैं, कुछ वाद्य संगीत के हैं, और कुछ नृत्य को समर्पित हैं। तो उस काल में गांधर्व कहते थे गाने को, और डांस को नृत्य। लेकिन ये जो गायन, वादन और नृत्य, ये 11वीं शताब्दी में पंडित शार्ंगदेव ने ये पहली बार अपनी परिभाषा दी कि गायन, वादन और नृत्य तीनों को मिलाकर संगीत होता है। और ये बात बिल्कुल सच है कि ज़्यादातर लोग संगीत का मतलब गाना समझते हैं, कि संगीत यानी गाना। अच्छा, मैं अपनी बात अगर करूं तो ये जो परिभाषा है गायन, वादन और नृत्य, त्रयम च संगीत मुच्यते, यानी तीनों को संगीत कहते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि गाने में तो चलो वादन आता है, नृत्य तो नहीं आता। वादन में गायन को ही फॉलो किया जाता है, रागें। अगर यमन राग गाने में जैसे गाते हैं उसी को इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में बजाया जाता है, वैसे ही सेम। लेकिन एक डांस ऐसी विधा है जिसमें गायन भी होता है, वादन भी होता है और नृत्य तो होता ही है। इसलिए अगर मैं कहूँ कि डांस जो फॉर्म है उसे ही संगीत कहना चाहिए तो वो परिभाषा खरी उतरेगी, है ना। तो यानी हमारा जो नृत्य है, मैं यहाँ कथक को ही सामने रखकर बात कर रही हूँ कि हम कथक डांस करते हैं तो बिना गाने के संभव ही नहीं है। शुरू में श्लोक होता है, वो गाया जाता है, वंदना गाई जाती है, ठुमरी करते हैं तो ठुमरी गाई जाती है, तराना करते हैं तो तराना गाया जाता है, चतुरंग, त्रिवट, सबके लिए एक गायक हमको चाहिए होता है, और इंस्ट्रूमेंट्स तो बजते ही हैं, उसके बिना तो कुछ होता नहीं है। तो सवाल ये है कि कैसे किया जाए, और ये दोनों कैसे इंटरलिंक्ड हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गाना और डांस
दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, इंटरवोवन कहना चाहिए उसको, एक दूसरे में गुथे हुए हैं वो, तो इनको अलग नहीं किया जा सकता। और उसके कुछ प्रमाण ये हैं कि आज भी जो अष्टछाप का संगीत है नाथद्वारा में, उसमें जितने पद गाए जाते हैं उनमें नृत्य के बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। जैसे इतनी सी बात अगर मैं कहूँ कि जब रास शुरू होता है, नाचत रास में रास बिहारी, नाचत है ब्रज की सब नारी, तारीम तारीम तत थई, तारीम तारीम तत थई, तारीम तारीम तत्ता। अब आपने देखा इसमें कि गाना शुरू हुआ है और कथक है इसके बीच में, कथक के बोल हैं। उसी तरह से जितने अष्टछाप के कवि हुए हैं, कृष्णदास जी और जितने हैं सूरदास जी, 8 जो कवि हुए हैं, कुंभन दास जी, इन सभी के पदों को अगर आप उठा के देखेंगे कि उसमें कथक नृत्य के बोलों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। तो ये इससे ये सिद्ध होता है कि गाना और नृत्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अलग से कोई उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसका बहुत बड़ा उदाहरण ये भी है कि ध्रुपद पर नृत्य होता है, ख्याल पर नृत्य होता है, ठुमरी पर नृत्य होता है। ये सारी विधाएं गाने की हैं, लेकिन इन पर नृत्य भी होता है। ये बात ये सिद्ध करती है कि गाना और नृत्य दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं, उन्हें अलग नहीं कर सकते। और शायद वो किसी ने ठीक ही कहा है कि जो लोग डांस को और गाने को अलग करके देखते हैं कि कौन कहता है कि हम तुम में जुदाई होगी, कौन कहता है कि हम तुम में जुदाई होगी, ये हवा तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। तो ये दोनों अलग हो ही नहीं सकते, एक दूसरे के अंदर गुथे हुए हैं, गाना डांस में और डांस गाने में। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। मंजी दी, आपसे एक मेरा आखिरी प्रश्न है। आज आप युवा वर्ग को नृत्य की शिक्षा दे रही हैं दीदी, तो आपने जब नृत्य सीखा था, आप सीखते थे, और आज के जो युवा वर्ग जो आपसे बच्चे सीखते हैं, तो उनकी सीखने के में क्या डिफरेंस आपको फील होता है? आप अपने समय में इतना रियाज करते थे, इतना इस कला को टाइम देते थे, और आज के तो क्या आपको डिफरेंस रियाज फील होता तो है? काफ़ी थोड़ा बाद में आया, पर मैं अगर ये कहूँ कि जब मैंने नृत्य सीखना शुरू किया तो मैं नृत्य ही सीखती थी। ये नहीं कि मैं बैडमिंटन भी जा रही हूँ और स्विमिंग भी जा रही हूँ और मैं ये भी कुछ पियानो भी सीखने जा रही हूँ, ऐसा नहीं होता था। तो मैं नृत्य सीखने जाती थी और मैं वहीं पे मेरा समय, मैं वहाँ रम जाती थी और मेरे पास इतना समय होता था कि मैं वहाँ रम जाऊँ, है ना। वहाँ पे कोई और किसी और की क्लास चल रही है या कोई गेस्ट आ गए तो मैं वहाँ बैठूँ, उनकी बातें सुनूँ या किसी और का भी डांस देखूँ, चाहे वो कोई उसमें कोई बात हो, सही अच्छी हो या नहीं भी हो, तो वो उसको समझूं या उसके बारे में कोई बातचीत हो रही है तो उसमें भी शामिल हो जाऊं। तो इतना समय मेरे पास होता था जो मैं विधा सीख रही थी। तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो पूरा एसिमिलेशन उसका अच्छी तरह से हो पाया। अब बच्चों के पास, बच्चे सीखते हैं लेकिन बहुत मैकेनिकल तरीके से सीखते हैं। इतने बजे से इतने फिर दूसरी क्लास में जाना है, उनको हफ्ते में कम से कम 3 विधाएं वो सीखते हैं और इस वजह से वो किसी भी विधा में रम नहीं पाते, जिसको कहते हैं ना मास्टर ऑफ नन। ऐसा उनका एक, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है। और इसका मुझे लगता है इसकी दखल लेने की ज़रूरत है और होना चाहिए। और ये इशू एक तरफ मेरा तो बिल्कुल डायरेक्ट पेरेंट्स की तरफ ही, हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर ये प्रेशर नहीं डाला था कि आपको ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, तुम्हें नृत्य अच्छा लगता है तुम जा रही हो। वो इतना नहीं होता था कितने बजे क्यों नहीं आई, क्या हुआ, 2 घंटे तुम वहाँ क्या कर रही थी, इतना कुछ इतना होता नहीं था। हमारे ऊपर उनका विश्वास भी था और हमने कभी विश्वास को तोड़ा भी नहीं, और जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, ऐसा मुझे लगता है। तो वो एक थोड़ा सा एक बच्चों को एक वो देने का जो चीज़ थी ना, फ्रीडम कहो, लिबर्टी कहो, उनको कहीं जा कोई भी विधा करे रम रहे वो उसमें ना, थोड़े होना जरूरी है कि भाई आप नहीं, जो विधा सीख रहे हो तो हाँ, उसमें आपको पूरा समय देना। समय जैसे देना। दीदी ने कहा कि वो डिवोट कर ही नहीं पा रहे हैं ना, टाइम अपने आप को भी नहीं कर पा रहे, तो वो मेंटली भी किसी भी विधा में वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो ही नहीं पाते हैं। इन्वॉल्वमेंट भी तो ज़रूरी है।
थैंक यू सो मच। मैं सभी बड़े गुरुजनों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज आप सभी ने हमें बहुत कुछ सिखाया और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। Thank you each and everyone. And I request Anu ma'am and Dharman Rathore sir. First felicitate Sashi Sankla ma'am. I request Soumya Sharma ma'am. सौम्या शर्मा मैम का परिचय देने की ज़रूरत नहीं शायद मुझे। ये कला नेरी की ओनर हैं और बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हैं। मैं निवेदन करूंगी अमिता मैम से प्रेरणा शिमाली मैडम का धन्यवाद करें, स्वागत करें। सपना बरुआ जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पधारें और डॉक्टर प्रेम दवे मैडम का धन्यवाद दें। City Live, a